नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज, जो कि काफ़ी दिनों से इसी चैनल पर उपलब्ध है और यह निःशुल्क है। तो नेट जेआरएफ का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, किसी बात का टोटा होने पर, टोटा यानी नुकसान, टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उक्त यह कथन किस निबंध से उद्धृत या किस निबंध का है? तो यह कछुआ धर्म निबंध से है। जो कछुआ धर्म निबंध है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। यहाँ पर गुलेरी के अन्य निबंध देखते हैं। तो गुलेरी के निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कछुआ धर्म, मौरेसी मोही कुंटावा। और जो कछुआ धर्म, मौरेसी और यह दो इनके निबंध है। उसके साथ ही कुबेरनाथ जी के महत्वपूर्ण निबंध, जो कुबेरनाथ थे उनके निबंध है प्रिया नीलकंठी जो 1968, रस आखेटक 1970, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980। गुलाब राय महत्वपूर्ण निबंधकार है। अभी जो बाबू गुलाब राय है वह भी महत्वपूर्ण निबंधकार है और उनके निबंध है कठुआ क्लब, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय के महत्वपूर्ण निबंध है ताज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? तो यहाँ पर मार्क्सवाद से किसका संबंध है? तो शिवदान सिंह चौहान का संबंध जो है मार्क्सवाद से है। इनके बारे में पढ़ते हैं। शिवदान सिंह चौहान जो है यह मार्क्सवादी उपन्यास रचनाकार है और यह प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, यानी इनकी जो आलोचनात्मक कृतियाँ है वह है प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। यानी शिवदान सिंह चौहान की या शिवदान सिंह चौहान का कौन सा मार्क्सवादी प्रथम निबंध है? तो वह है मार्क्सवादी समीक्षा, मार्क्सवादी समीक्षा की आवश्यकता, यह 1973, यह महत्वपूर्ण मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ भी अन्य कृतियाँ प्रगतिवाद 1946, साहित्य की परख 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्याएं 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964। यह जो है यह शिवदान सिंह चौहान के महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध है। नंद दुलारी वाजपेयी शुक्ल उत्तर युग तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा के युग में है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी हैं जो समीक्षक है, यह शुक्ल उत्तर युग में आते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी है वह समीक्षा युग में आते हैं या नई समीक्षा युग में आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक का है? तो यह कथन जो है एक और आषाढ़ का एक दिन नाटक का है, यानी इस नाटक की भूमिका से है, जो इसको 1959 में नाटक साहित्य अकादमी के संगीत पुरस्कार मिला था। यहाँ पर जो आगरा बाजार नाटक है वह हबीब तनवीर का है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है जो 1958 में प्रकाशित हुआ। चंद्रगुप्त यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर अन्य सभी भाषाओं के हम शब्द देखेंगे। तो तौलिया जो पुर्तगाल भाषा का शब्द है, तौलिया जो हम इस्तेमाल करते हैं वह तौलिया पुर्तगाल भाषा का शब्द है। पुर्तगाल शब्द अभी पुर्तगाल भाषा से अन्य शब्द है जैसे बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। यह जो शब्द है यह शब्द पुर्तगाल भाषा से। अभी अरबी भाषा से शब्द कौन से है? तो अरबी भाषा में अबीर, अमीर, अजायब, कबीर, औरत,
औरत, औसत, आदमी, इस्तीफ़ा, किताब, कुर्सी, किस्मत, यह जो शब्द है यह अरबी भाषा के शब्द है। अभी पारसी भाषा के कौन से शब्द है? तो हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द है वह पारसी भाषा का शब्द है। कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमारी, यह जो शब्द है यह सब शब्द फारसी भाषा से हैं। अभी देखते हैं तुर्की भाषा। तुर्की भाषा के शब्द है कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद, मुगल, यह जो है यह तुर्की भाषा के शब्द है। जैसे रिक्शा, रिक्शा यह शब्द जापानी भाषा का है। और चीनी भाषा का चाय, चाय लीची, चाय लीची यह जो है चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग्य करती है? तो यहाँ पर जामुन का पेड़ और भोलाराम का जीव, यह दो जो है भारतीय व्यवस्था पर या भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करने वाली रचनाएं हैं। यह भोलाराम का जीव जो हरिशंकर परसाई का है, और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र का है। यह दोनों रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में है नेट के। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की, कृष्णा सोबती तथा पिता, सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती की है और पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्य निबंध देखते हैं। जो व्यंग्यात्मक निबंध है वह हरिशंकर परसाई, और उसके व्यंग्यात्मक निबंध देखते हैं। पगडंडियों का जमाना 1967, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घी से 1986, यह जो है यह हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध है। अभी कृष्णचंद्र जो है वह उपन्यासकार है, और कृष्णचंद्र के उपन्यास है एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल और कागज की नाव, यह जो है कृष्णचंद्र के उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस ध्वनि की आत्मा माना है? यानी आनंदवर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? तो इसमें है, देखो, आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। यहाँ पर अलंकार जो है, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन भामह ने किया, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन वामन ने किया, रस संप्रदाय का प्रवर्तन भरत मुनि ने किया, और औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तन क्षेमेंद्र ने किया है। अभी यहाँ पर अंधायुग नाटक से प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचली हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। यह अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो यह संवाद जो है यह संवाद विदुर का है। यह 1955 में प्रकाशित नाटक है, और यह एक गीति नाटक है, धर्मवीर भारती का गीति नाटक है। यह 1955 में प्रकाशित यह नाटक है। यह नाटक जो है अंधायुग, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा को लेकर लिखा गया है, और वह कृष्ण के मृत्यु तक। एक मिनट, इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या, यानी युद्ध होने के बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती के रथ, यानी धर्मवीर भारती के अन्य नाटक जो है, ठेले पर हिमालय 1958, प्रायश्चित 1969, कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शताब्दी 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1940। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1881 को माना गया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। इनके बारे में पढ़ते हैं।
साहित्य संवेदना का यानी साहित्य और संवेदना का विकास, जो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की किताब है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। इसके रामस्वरूप चतुर्वेदी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अभी रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है हिंदी नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, आज्ञे और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969। अभी रामचंद्र शुक्ल भी आलोचक है, तो रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियाँ देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, ब्राह्मण गीतसार 1925, रसमीमांसा 1949। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी यह भी एक आलोचक है, तो इसका सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित योजना 1965, यह इनके ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही है नहीं है, यानी वह नुक्कड़ नाटक कला के लिए कला नहीं मानता है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है, यानी जो परंपरागत जो रंगमंचीय नाटक है उसके वह भिन्न है, अलग है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता, यानी नुक्कड़ नाटक रंगमंच पर खेला नहीं जाता। आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, यानी नुक्कड़ नाटक किसी एक लेखक द्वारा लिखा नहीं जाता, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भों से उपजे विषयों पर, यानी सामाजिक समस्याओं के आधार पर उपजे हुए विषय के आधार पर यह नुक्कड़ नाटक लिखे जाते हैं, द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है, यानी भारत में जो नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वह श्रेय सफदर हाशमी को जाता है, यानी यह उसके प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? तो रामचंद्र शुक्ल रहीम के बारे में कहते हैं, संस्कृत, अरबी और पारसी के पूर्ण विद्वान थे, रहीम शुक्ल कहते हैं। उसके बाद कहते हैं, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में था, यानी उनको एक दान करने का हृदय मिला था। और अगला है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। यह तीनों कथन जो है रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के बारे में कहे हैं। अभी यहाँ पर रहीम की रचनाएं दी हुई है। भैरवे नाई का भेद अवधी भाषा में ही, यह रहीम की रचना है। रहीम की रचना है भैरवे नाई का भेद, जो अवधी भाषा में है। रास पंचायती, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है, यानी मदनाष्टक यह 8 छंदों की रचना है। खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ, यानी रहीमदास का या रहीम का कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? तो वह खेट कौतुकम, यह जो है ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो वह निम्बार्क संप्रदाय में जाकर वहाँ संत हो गए, वैष्णव हो गए। सुजान की उपेक्षा से सुजान से बिछड़ कर वृंदावन गए और वहाँ जाकर उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अभी यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, थोड़ी सी आज बहुत गर्मी है तो बहुत सारी। तो यहाँ पर हम रहीम की रचनाएं पढ़ते हैं। नहीं, घनानंद यह रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि है, यानी घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि है, और वह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। यानी वह किसके दरबार में थे? तो वह दिल्ली के जो बादशाह थे, दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकल जाने के बाद, यानी दिल्ली से उसको निकाला गया और फिर उसके बाद वो वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ली। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा, यानी रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं, अभी घनानंद की रचनाएं देखते हैं। सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केलीवली, कृपानंद,
कृपाकंद, इश्कलता, यह जो है घनानंद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी उन रचनाकारों को मिलाना है। तो यहाँ पर काव्य प्रकाश जो रचना है वह चिंतामणि की है। रसराज यह मतिराम की है। रस विलास देव की रचना है। और रस सारांश भिखारी दास की रचना है। रस प्रबोध यह रसलीन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सखी पिया को जो मैं न देखो तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियां अमीर खुसरो की है। सखी पिया को मैं न देखो तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, यह खुसरो की पहेली तथा पंक्ति है। यहाँ पर खुसरो की रचनाएं देखते हैं। तो खालिक बारी, एक मिनट, खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात ये कन्हैया, मुकड़िया, दो सुकने, गज़ल, इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया। यानी अमीर खुसरो ने सितार जो वाद्य तंत्र है और तबला भी एक वाद्य यंत्र है, इन दोनों का आविष्कार किया। संगीत तज्ञ तथा हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। यानी खुसरो के गुरु का नाम जो था वह निज़ामुद्दीन औलिया था, याद रखिए। विद्यापति की उपाधियाँ मैथिली को, यानी विद्यापति को भी बहुत सारी उपाधियाँ दी हुई है। और विद्यापति की उपाधियों में विद्यापति को मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, यह उपाधियाँ जो है वह यह उपाधियाँ विद्यापति को दी थी। और विद्यापति की जो रचनाएं है वह है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय और पुरुष परीक्षा, यह भी इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से आशय क्या है? यानी यहाँ पर आशय जो है, देव और दानव दोनों हट्टी थे और विश्वासहीन थे। यानी दोनों देव और दानव, यानी दानव यानी राक्षस और देव यानी जो भगवान परमात्मा है वह दोनों हट्टी थे और दोनों भी विश्वासहीन थे, दोनों का भी विश्वास नहीं था। कामायनी यह 1915 में प्रकाशित रचना है और नहीं 1935 में प्रकाशित रचना है। यह जयशंकर प्रसाद का एक काव्य है और इस पर जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। वह 15 सर्ग जो है, पहला सर्ग है चिंता, दूसरा सर्ग है आशा, तीसरा सर्ग है श्रद्धा, चौथा सर्ग है काम, पांचवा सर्ग है वासना, छठवां सर्ग है लज्जा, सातवां सर्ग कर्म, आठवां ईर्ष्या, नवा ईड़ा और 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद और 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और अंतिम 15वां अनंत। याद रखिए, कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। यानी छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहा जाता है? तो छायावाद का उपनिषद कामायनी को माना जाता है और वह शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासुर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है, यानी इसका अर्थ क्या है? तो इसमें कुआं, ये है। अभी यहाँ पर अमीर खुसरो की कुछ पहेलियाँ दी हुई है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिले जैसे आकाश। यानी वह मोती यानी यहाँ पर जो तारे होते वह। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यानी दीपक, यानी यहाँ पर सांप यानी जो बाती होती है वह। अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखे तो सूझेगा, यानी दर्पण। इसके अन्य यानी अमीर खुसरो के अन्य ग्रंथ जो है वो हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुकने और गज़ल। यह जो है आमिर खुसरो की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। वह कौन कौन से 10 दोष है देखते हैं। उसमें गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायशास्त्र, विषय, विसंधि, शब्द चुस्ते। मम्मट ने तीन, यानी मम्मट ने जो है काव्य दोष के
3 प्रकार माने हैं। मम्मट ने काव्य दोष के 3 प्रकार माने हैं और भरत ने काव्य दोष के प्रकार 10 माने हैं। तो मम्मट ने 3 माने, वह 3 है शब्दकोश, अर्थदोष, शब्ददोष, अर्थदोष और रसदोष। भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने, यानी भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। वह काव्य दोष है सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। यह भामह ने काव्य दोष 3 माने हैं, जैसे इसमें है सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष यह भी है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर सही अनुक्रम लगाएंगे। उसमें है देखो, सूरदास जो है वहाँ 1448, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532 और रहीमदास 1556। अगला प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। उपर्युक्त तो गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है। तो यह जो किस रचना से संबंधित है देखते हैं। तो यह जो है चंद्रगुप्त नाटक से ली हुई यह पंक्तियाँ हैं। इनके नाटक जयशंकर प्रसाद के अन्य जो काव्य संग्रह है वह देखते हैं। प्रेम पथिक 1909 यह ब्रज भाषा में लिखित इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। यानी प्रेम पथिक जो 1909 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का काव्य संकलन है वह इंदु पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था और यह ब्रज भाषा में है। त्रिधारा 1918, झरना 1918। झरना जो है छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। कानन कुसुम 1910 और खड़ी बोली की कविताओं का, यानी कानन कुसुम जो है जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का संग्रह है। आंसू 1925 एक श्रेष्ठ गीति काव्य, यानी आंसू एक गीति काव्य है। महाराणा का महत्व 1928 इंदु में, यानी यह महाराणा का महत्व भी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। लहर 1933 मुक्तक रचनाओं का संग्रह, यानी जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य संग्रह मुक्तक रचनाओं का संग्रह है, तो लहर 1933 में प्रकाशित। कामायनी 1935 यह कामायनी जो है महाकाव्य है। अभी यहाँ पर कामायनी के पात्र दिए हुए हैं, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है कामायनी के पात्र। तो कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा जो क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक है। यानी यहाँ पर मनु जो है, मनु मन का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है। एक मिनट, मनु जो है वह मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा जो है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ पर याद रखिए, पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय के अनुसार, यानी उस किस समय में, यानी वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में प्रसिद्ध है, तो वह कौन सा उपन्यास किस सदी में लिखा गया है यह पहचाना है। तो प्रथम है बाम भट्ट की आत्मकथा, यह 1946 6वीं शताब्दी का उल्लेख आया है। चारु चंद्रलेख 1963 में प्रकाशित, यह 12वीं 13वीं शताब्दी का है। पुनरुवा 1973 यह 4वीं शताब्दी का वर्णन है और अनामदास का पोता 1976 यह उपनिषद काल का चित्रण आया है। अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने के वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन उपर्युक्त हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में, यानी यह कथन जो है आदिकाल का प्रकरण 4 में यह कथन दिया हुआ है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, यह सच में बात है। पुराना चावल ही खाने योग्य होता है ऐसा समझा जाता है और ये सही भी है। उसी प्रकार किताब रचने के लिए या रचना करने के लिए पुरानी भाषा ही गौरव से युक्त भाषा समझी जाती है पुस्तक रचने के लिए। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है, याद रखिए। मैं फिर से पढ़ता हूँ, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है, तो यह प्रकरण 4 में है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है उत्तर छायावाद से संबंधित देखते हैं, रामेश्वर शुक्ला आंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंधित है। यानी रामेश्वर शुक्ला आंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन यह जो है उत्तर छायावाद काल में आते हैं। रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर के हैं। यानी रामनरेश त्रिपाठी यह जो है द्विवेदी मंडल के बाहर है। दूसरे स्वतंत्रतावादी कवि है, यानी रामनरेश त्रिपाठी दूसरे नंबर के स्वतंत्रतावादी कवि है। और श्रीधर पाठक जो है वह प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि है। भारत भूषण अग्रवाल यह प्रयोगवादी कवि है। यानी भारत भूषण अग्रवाल जो है वह प्रयोगवादी कवि है। रामेश्वर शुक्ला आंचल की रचना, यानी यहाँ पर रामेश्वर शुक्ला आंचल की रचनाएं है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल, यह जो है यह रामेश्वर शुक्ला आंचल की रचना है। अभी बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं देखते हैं, कुमकुम और रश्मि रेखा, अपलक, क्लासी। यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं, मिलन, पथिक, मानसी। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं देखते हैं, छवि के बंधन, जागते रहो और मुक्ति मार्ग, जो अप्रस्तुत मन। यह जो है भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं। और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र की है? तो यह जो है गोदान उपन्यास में मालती कहती है, याद रखिए। गोदान यह उपन्यास 1936 में लिखा हुआ है और यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है और यह प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास माना जाता है। और इसके बाद ये प्रेमचंद का मंगलसूत्र उपन्यास भी है, लेकिन वह अधूरा उपन्यास है। और यह जो है गोदान उपन्यास किसान जीवन का या कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सखी नील नल भस्सर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता। अब तारक मौतिक शेष नहीं, जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंधित है? तो हंस जो है वह रूपकातिशोक अलंकार में आते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा देखते हैं रूपकाति। उपर्युक्त पंक्तियाँ छंद रूपकातिशोक्ति अलंकार से है। अभी रूपकातिशोक्ति अलंकार का क्या है? जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, यानी जहाँ केवल उपमान के जरिए उपमेय का बोध कराया जाता है, वहाँ पर रूपकातिशोक्ति अलंकार होता है। अभी उत्प्रेक्षा अलंकार का है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। अभी उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पयो प्रभात। उपमा अलंकार का है, जहाँ उपमेय और उपमान में समानता दी, यानी उपमेय और उपमान समान दिखाई देते हैं, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अभी उपमा अलंकार का उदाहरण देखिए, सुनी सुरसुरी समपावन बानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशित कीजिए। तो यहाँ पर जूही की कली जो है वह 1916, जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास, नहीं एक मिनट गलत हुआ, जूही की कली 1916, भारत भारती 1912 और प्रिय प्रवास 1914, रश्मि रथी जो है वह 1919। निम्नलिखित जूनीपरक कृतियों में कौन सी कृति रोमा रोला की है? तो यहाँ पर रोमा रोला की कृति जो है वह है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। यह जो है रोमा रोला की किताब है। अगला यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा
पढ़ते हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, जीवनी परक कृति रोमा रोला की है, जबकि बापू की झांकियाँ यह भी महात्मा गांधी के जीवन पर है और यह किताब काका कालेलकर की है। बापू 1940 घनश्याम दास बिड़ला की किताब है। अकाल पुरुष गांधी यह जैनेन्द्र द्वारा रचित जीवनी प्रकृति है। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वंशस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल का है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ, अभी रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक ग्रंथ है सूरदास जायसी ग्रंथावली, साहित्य का इतिहास, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ, अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ यहाँ पर है सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1940, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। अभी श्याम सुंदर दास यह भी आलोचक है और श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं आलोचनात्मक रचनाएं, साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंद दुलारी वाजपेयी यह भी आलोचक है और नंद दुलारी वाजपेयी की रचनाएं यहाँ पर देखते हैं। तो नंद दुलारी वाजपेयी की रचनाएं हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो यहाँ पर नेपाली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। नेपाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अंत 71वां संविधान संशोधन, यानी 71वां जब संविधान संशोधन किया गया उसमें 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके द्वारा जो है 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, यह जो भाषा है यह 1992 में 71 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो कॉलरिज की काव्य धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो कॉलरिज की काव्य साधना संबंधी अवधारणा का प्रमुख आधार जो है वह है जैववादी सिद्धांत। अभी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कॉलरिज का नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो 1972 का समय है। काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ है, अभी कॉलरिज के प्रमुख ग्रंथ है द फ्रेंड 1817, एड्स टू रिप्लेशन 1825, चर्च एंड स्टेट 1833, इन्फेक्शंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट 1840। अभी यहाँ पर थोड़े से इसके वाद और उसके प्रवर्तक दिखते हैं। तो स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन वर्ड्सवर्थ ने किया है। यथार्थवाद का प्रवर्तन कार्वे ने किया है। संरचनावाद का प्रवर्तन प्रोफेसर नारदनाथ डी सिक्यूर ने किया है। प्रकृतिवाद का प्रवर्तन बादलेयर ने किया है। बिंबवाद का प्रवर्तन टी.ई. ह्यूम ने किया है। अजनबीपन जो वाद है उसका प्रवर्तन स्केलोवस्को ने किया है और विखंडनवाद का प्रवर्तन जो है वह जॉक देरिडा ने किया है। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है।
जहाँ अंतरंग जीवन का प्रश्न है, वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपर्युक्त वक्तव्य किस आत्मकथा का है? तो यह जो है नगेंद्र ने उसकी आत्मकथा में लिखा हुआ है। यह नगेंद्र का कथन है, आत्मकथाकार का है। यह उद्धरण उनकी आत्मकथा अर्धव कथा यानी नगेंद्र की है और उसमें अर्धव कथा से है जो 1988 में प्रकाशित है। अर्धव उद्धृत है, जबकि रामविलास शर्मा की आत्मकथा है मुंडेर पर सूरज, जो प्रथम भाग है। देहले यानी ये द्वितीय भाग है रामविलास शर्मा की आत्मकथा का, देर सवेर और आपस की बातें तृतीय भाग है। शिवपूजन शाह की आत्मकथा है मेरा जीवन। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो 4 भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम भाग है, नीड का निर्माण फिर द्वितीय भाग है, बसेल से दूर तृतीय है और 10 द्वार से सोपान तक यह चतुर्थ भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व बताया? तो यह मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व बताया है। तो यह अमृतलाल नागर का है उपन्यास। अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यास भी देखते हैं। महाकाल 1941, सेठ बाकेमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1967, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस जो हमारी नेट के पाठ्यक्रम में भी है, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजर नयन 1981, खंजर नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़िया 1990। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? तो राम की शक्ति पूजा की रचना जो है वह 1936 में हुई थी। राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई, जिसके यानी राम की शक्ति पूजा यह जो रचना है यह निराला की है। निराला का पूरा नाम भी एक बार पूछा था, तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला जो है उनका उपनाम था। इनका जन्म 1899 में महिषापादल में मेदिनीपुर में हुआ था। निराला की जो कृति सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत यानी हिंदी का प्रथम शोक गीत जो है निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति को माना जाता है। अब ये निराला की कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ देखते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 और आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और सांदे काकली 1969। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास ने नाटक लिखे हैं और उपन्यास लिखे हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई थी? तो यहाँ पर जो है दुल्हन की डोली न लादने की। यानी वहाँ पर वो सबसे प्रथम जो कसम खाता है हीरामन, गाड़ीवान का नाम ही हीरामन है। तो वहाँ पहली कसम खाता है कि चोरी का माल न लादने की, दूसरी खाता है कि बांस न हमारी गाड़ी पर न ले जाने की, और तीसरी खाता है कि कंपनी की औरत की जो डोली होती है वह या कंपनी की औरत को न गाड़ी में बिठाने की। और वह यहाँ पर दुल्हन की डोली का कहीं जिक्र ही नहीं आता कहानी में। एक बार कहता है वह, लेकिन कसम नहीं खाता। तीसरी कसम कहानी फणिश्रात रेणु की प्रसिद्ध कहानी है और इस कहानी का दूसरा नाम यानी तीसरी कसम कहानी का दूसरा नाम ही है मारे गए गुलफाम। और यह गाड़ीवान दुल्हन की डोली न लादने की कसम खाता है। जैसे कोई कसम नहीं खाई अन्य सामान, जैसे कंपनी की औरत, चोरी का सामान और बांस की लादने की कसम खाई थी। फणिश्रात रेणु की मुख्य कहानियाँ देखते हैं यानी फणिश्रात रेणु की कहानियाँ देखते हैं। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1963,
1973, एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984, आधे अच्छे आदमी 1986। अगला प्रश्न है, गैगरीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो वह जो गैगरीन कहानी का जो पूर्व का नाम है वह रोज था। तो उद्धत और चंचल लड़की थी और उसके बाद चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। तो यह दो कथन जो मालती के अंदर, यह दो कौशल्य बचपन में थे, लेकिन वो शादी होने के बाद बिल्कुल बदल जाए। गैगरीन कहानी का जो पूर्व नाम है वह है रोज नाम से प्रथम गैगरीन कहानी प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका प्रकाशन गैगरीन नाम से हुआ। आगे जो है वह प्रयोगवाद के कवि है और वह 1943 से 1951 इन्होंने जो ताल सप्तक जो प्रयोगवादी कविताओं का संकलन ताल सप्तक का संपादन भी आगे ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का नाम है और इनका जन्म जो है 1911 में होता है। आगे के द्वारा तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में 7 कवियों का संकलन कर तार सप्तक के नाम से प्रकाशित किया था। आगे जी ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है, यानी आगे ने तार सप्तक की भूमिकाओं में लिखा है, प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं, यानी प्रयोगवादी जो कवि है वह किसी एक स्कूल के नहीं थे, सभी राही है, यानी रास्ते में चलने वाले राही है। राही नहीं है, राह के अन्वेषी, यानी वो राही नहीं है, राह के अन्वेषी है। यानी तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा है? तो वह आगे ने कहा है। आगे की प्रमुख कहानियाँ, अभी आगे की प्रमुख कहानियाँ देखते हैं। गैगरीन जो 1897 में प्रकाशित हुई थी, वी थबगा 1937, परंपरा 1940 और कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल, ये गलत होगा। यानी यहाँ पर जो गैगरीन यानी इनका जन्म ही 1911 में हुआ है, तो वह 1897 में कहानी कैसे लिख सकते हैं? तो गैगरीन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। गैगरीन कहानी का जो प्रकाशन है वह 1997 होगा मेरे ख्याल से। जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, अमर वल्लेरी 1945, यह गलत है। गैगरीन कहानी का प्रकाशन मैं बाद में बता दूंगा, यदि आप कमेंट में बता सकते हो। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? यानी जो मनु भंडारी ने अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की जो भी समीक्षाएं थी, उन समीक्षाओं में, विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? तो वह मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, इसको वह उपेक्षित मानती है। अभी यहाँ पर मनु भंडारी की उपन्यास 1 इंच मुस्कान जो है 1963 में राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर लिखा था। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित है और महाभोज 1979 में, कलवा स्वामी 2014 में प्रकाशित है। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार सांध्वी सती प्राण अबला, यानी हिंदी साहित्य की प्रथम महिला उपन्यासकार जो है वह सांध्वी सती प्राण अबला को माना जाता है। इन्होंने सन 1890 में सुहासिनी नामक उपन्यास लिखा है, यानी सांध्वी सती प्राण अबला का प्रथम महिला उपन्यासकार है और उनका प्रथम उपन्यास 1890 में सुहासिनी नामक प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो वह जो जूही की कली का, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। नई कविता 1954 नाम आगे का दिया, यानी नई कविता जो नाम है वह आगे ने दिया है 1954 में, और नई कहानी 1956 में दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से, यानी 1954 में नई कविता पत्रिका द्वारा नई कविता नाम दिया हुआ है आगे का, एक रेडियो वार्ता में। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस
लेखक का है? तो यह कथन जो है रामविलास शर्मा का है। यहाँ पर देखते हैं, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ, अभी रामविलास शर्मा के प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1942, गोस्वामी तुलसीदास और मध्यकालीन भारत 1944, निराला 1946, साहित्य और संस्कृति 1949, भारत की भाषा समस्या 1949, प्रगति और परंपरा 1953, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1956। यह जो है रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम। तो इसमें सही क्रम है नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है, काव्य अलंकार भामह का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। तो यहाँ पर ऐसे दिए जाए तो नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण यह सही क्रम में आते हैं। अगला प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। तो यह जो कथन है, यह कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। यह महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और यह जो है छायावाद युग की कवित्री है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी भी कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जो है वह बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। रहस्यवादी कवित्री के रूप में भी इसको स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक, अभी महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय प्रतीक जो है दीपक और बादल है, यानी इनकी कविताओं ने दीपक और बादल को ही प्रतीक माना है। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र हैं आतिथ के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, अभी संस्मरण विधा की किताबें हैं महादेवी वर्मा के, पंथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, पशु पक्षियों पर है यह मेरा परिवार। कविता संग्रह देखते हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत और यामा पर महादेवी वर्मा को 1982 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? तो यहाँ पर केशवदास की रचना रसिक प्रिया है और विज्ञान गीता है। यह दो जो है यह दो केशवदास की रचनाएं हैं। केशवदास की यहाँ पर अन्य रचनाएं भी है, वहाँ भी देखते हैं। तो केशवदास की रचनाओं में कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव यह भी है। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशवदास को यानी केशवदास जो है वह अलंकारवादी कवि थे और वह राम भक्त कवि थे। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव जी के विषय में कहा है कि, यानी रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास के बारे में कहा है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। केशव के केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। अगला प्रश्न है, नाम और सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्न, यानी रामचंद्र शुक्ल ने नाम और सिंह ने जो संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या बताया है? तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अलंकार पर चोट को माना गया है। नाम और सिंह के प्रमुख निबंध है यहाँ पर, तो बकलम खुद 1951, वाद विवाद संवाद 1979, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध भी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972, शिरीष के फूल भारतीय संस्कृति की देन है, यानी शिरीष के फूल एक भारतीय संस्कृति की देन है।
कला, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बोरा गए, बसंत आ गया और अवतारवाद, यह जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। तो केशवदास का समय 1555 है, बिहारी का समय 1595 है, मतीराम का समय 1604 है और घनानंद का समय 1673 है। तो केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था। तो वह दौलत राम आज़ाद जो है वह कम्युनिस्ट पार्टी का है। झूठा सच यह 2 भागों में है और इसका प्रथम भाग का प्रकाशन झूठा सच का, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन जो है वह 1958 में हुआ और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 में हुआ है। इसके प्रथम भाग का नाम है देश का भविष्य और द्वितीय भाग का नाम है, तो यहाँ पर यशपाल के उपन्यास देखते हैं। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949, अमिता 1956, झूठा सच 1958 प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1960, बाहर 12 घंटे 1962, अप्सरा का शाप 1965, मेरी तेरी उसकी बात 1974। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है। तो यह महादेवी वर्मा को माना है रहस्यवाद के अंतर्गत। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रवक्ता मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ है। छायावाद के 4 स्तंभों में 4 स्तंभ है। प्रथम है जयशंकर प्रसाद, द्वितीय है सुमित्रानंद पंत, तृतीय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चतुर्थ है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करेंगे। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाज़त करता हूँ गाली, यह जो है श्रीकांत वर्मा का है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है, यानी कविता जो है वह पेट से सुनी जाती है। यह पंक्ति जो है यह पंक्ति धूमिल की है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। यह जो है यह रघुवीर साय की पंक्ति है। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यह जो कथन है यह पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम ही पहचानना है। तो इसके सही क्रम में है, देखो द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, रतिका कंगन यह भी है। द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1975, छोटे सैयद बड़े सैयद 1978, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990 और कैद ए हयात 1993। यह सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। अगला प्रश्न है हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान की किस अनुच्छेद, यानी हिंदी भाषा पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो यह 351 के अनुसार है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्धारित किए गए हैं। 343 के अनुसार
संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 348 के अनुसार उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 द्वारा भाषा संबंधित कुछ विधियां नियमित करने की विशेष प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव दिखाई देता है, यह कथन सही नहीं है। अगला है, बालिका सपूत कपि कुल पुरहुत रघुबीर सु रवि बालिका सपूत कपिकुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत धरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है। तो यह सेनापति की पंक्ति है। यहाँ पर अन्य कवि की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरम सरस सवरत भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मेति यह केशवदास का है। भाषा बोली न जाई जिनके बोली न जानही जिनके कुल के दास राम को काम कहाँ रिपु चितही कौन कबे रिपु जित्या यह भी केशवदास का है। अभी तुलसीदास की पंक्ति है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोगो नियम नियोगते सो केली ही छरे सो अबला नसानी अब न नसे हो केशव कही न जाई का कहिए यह तुलसीदास की पंक्ति है। उसके बाद सेनापति की पंक्ति है। यहाँ पर सेनापति कहते हैं, बालिका सपूत कपि कुल पुरोहित रघुबीर जू को दूत धरी रूप विकराल को वृक्ष को तरनी तेज सहजो करनी तपे दरी जदुराई सेनापति सुखदाई देखियो। मतीराम की है पंक्ति, कोऊ कितेक उपाय करो कहू होत हो आपुने पीऊ पराए कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति कंगन चारों गुराई केली के रति अगरे में लला पुन घात लगाई। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक के रचयिता। तो कलि कौतुक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम रुकते हैं, इसके आगे का भाग हम आगे देखेंगे। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न सिक्का बदल गया नहीं, राजा निर्बंसिया कहानी का है। बच्चन सिंह सियल सा गया और उसके हाथों की अस्तव्यता निटुराई जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छूटा। यह कमलेश्वर की कहानी 1957 में प्रकाशित है और यह राजा निर्बंसिया कहानी का प्रश्न है, कथन है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर। तो इसके साथ ही ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।